जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ के बाहर तमाम न्यूज चैनलों के रिपोर्टर्स के तरफ से वोटर्स से ली जा रही बाइट बता रही है कि चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स को उलट पुलट कर देख चुकी हूं। मुगल, मटन, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान और विरासत टैक्स जैसा मुद्दा कहीं नहीं है। अहम मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। अब दूसरे फेज की वोटिंग के बाद एक शख्स को दिमागी दौरा पड़ने में तेजी आ सकती है, क्योंकि अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी खेल हो गया है और बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटरों में जोश नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बार वोट करने जा रहे यंगस्टर्स ने तो तकरीबन अपना मुंह ही फेर लिया है। ये एक ड्रीमलेस इलेक्शन है, एक तरह का स्टेटस को पब्लिक माइंड पर हावी है। वोट बदलाव के लिए दिए जाते हैं, लेकिन बदलाव की सूरत नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद इन चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है। दोस्तों, मुल्क के बहुत सारे लोगों के मन में ये आ गया है और ये बीते चंद महीने में और ज्यादा उभर कर आया है कि और 5 साल अवाम इसको झेल नहीं पाएगी। ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो आखिरी वक्त तक अपने फैसले को रोक कर रखते हैं और सोच समझकर वोट देते हैं। ये बंधुआ वोटर्स नहीं है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने नेता पर ही ठप्पा लगाकर आएंगे। और वो फ्लोटिंग वोटर्स ही चुनावी नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तय करते हैं। बीते कुछ वक्त में सत्ता और उसके शाह आलम ने इन हाशियों के वोटरों को मायूस किया है और लैक ऑफ चॉइस की कगार पर धकेल दिया है। बहुत मुमकिन है वो फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा में ऑपोजिशन को वोट दे आए। इससे कुछ हो ना हो, सत्ता के एक तरफा विजय रथ के टायर जरूर पंचर हो सकते हैं और ये ऑपोजिशन की छोटी जीत नहीं होगी। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है और हर चुनाव भी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ा जाता है। 1977 में मुल्क के सामने जो हालात थे वो तो खैर अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन बस आने को ही हैं। जिंदा कौमें और 5 साल इंतजार नहीं कर पाएंगी। 1977 में देश में अनएनिमस एम्प्रेस थी और हालांकि ऑपोजिशन में भी बड़े चेहरे थे, पर ऑपोजिशन की सरकार चलाने की कैपेबिलिटी पर सबको डाउट था। इसके बावजूद मुल्क की जनता ने कहा, भले खिचड़ी सरकार बना देंगे लेकिन एम्प्रेस यानी महारानी को और 5 साल नहीं देंगे। पॉपुलर नेता से ऐसा तकरीबन यूनिवर्सल डिसइल्यूशनमेंट यानी मोह भंग, अलबत्ता साउथ इंडिया तब भी इंदिरा जी के साथ ही था। दोस्तों, डिसइल्यूशनमेंट यानी मोह भंग होना भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक और खूबी है। जो नेता बहुत चहेता और दुलारा माना जाता था, उसी को किनारा करने में अवाम देर नहीं लगाती है। 1984 के 414 तिलकधारी युवा ड्रीमर्स को 1989 आते आते बोफोर्स के दलाल के तौर पर जनता के तरफ से परसीव करने पर कुर्सी से उतारा ही गया था। 2004 में तो द सो कॉल्ड एवरीवन्स फेवरेट अटल जी को इंडिया शाइनिंग की शेखी और खुशफहमी पर बाहर कर दिया गया था। फिर ये वाले किस खेत की मूली हैं? लोग ये तो शुरू से ही जानते थे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, पर उनके मन में एक परसेप्शन जरूर था कि देश की खिदमत में मुस्तैद होगा और ईमानदार होगा शायद। अब वो चमकता हुआ दिखावा भी खिसक चुका है या खिसक रहा है। कहां तो अटल जी का वो आशीर्वाद कि बेईमानी से मिली सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूंगा, और कहां चुनावी बॉन्ड के जरिए शर्मनाक हफ्ता वसूली, केंद्रीय एजेंसियों का ब्लैकमेलिंग के लिए नाजायज इस्तेमाल
ऑपोजिशन पार्टीज के करप्ट नेताओं को तोड़कर उन्हें अपने यहां ले आना और अपने वफादारों को लटका कर इनको टिकट दे देना। दल बदल, खरीद फरोख्त, बाजारवाद, झूठ, नॉन ट्रांसपेरेंसी, जनता के सामने आकर जरूरी सवालों का जवाब नहीं देना, अपने ही मन की हाँकते रहना और चुनावी रैलियों में सियासत के लेवल से भी जनरल एटिकेट को तार तार कर देने ने एक इम्पार्शियल वोटर को सस्पिशन यानी डाउट में डाल दिया है। यह शख्स जब मंच पर जाकर बेशर्मी से सफेद झूठ बोलता है और ये बेबुनियाद इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस पार्टी माताओं बहनों के मंगलसूत्र को छीनकर मुसलमानों को दे देगी, तो ये मानकर चल रहा होता है कि अवाम तो बेवकूफ ही है, मैं जो भी बोलूंगा मान लेगी। ऐसा सोचने के पीछे उसका बेस ये है कि जब मैंने पूजा पाठ का ढोंग करके और मंदिरों में फोटो खिंचवा कर लोगों को बेवकूफ बना ही दिया है, तो इलेक्शन के मैनिफेस्टो पर झूठ बोलना क्या चीज है। लेकिन क्या हो अगर जनता इतनी भी बेवकूफ ना हो जितना इसने सोचा था, या क्या हो अगर जनता बेवकूफ बनाए जाने से अब ऊब चुकी हो और कुछ समझदारी दिखाने पर आमादा हो जाए। कट्टर से कट्टर सपोर्टर भी मन में यह तो सोच ही सकता है कि तुम 2014 में भी कांग्रेस को गाली बक रहे थे और 2024 में भी बक रहे हो, तो तुमने इन 10 सालों में क्या किया? अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करो, यहां वहां की मत सुनाओ। तब यह शख्स क्या करेगा? फिर किसी सूर्य तिलक का वीडियो देखते हुए अपना वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण। दूसरी तरफ एक यंग नेता है जिसे बरसों से बेवकूफ बताया जा रहा है, लेकिन इंडियन पब्लिक माइंड में बेवकूफ को शातिर से बेहतर समझा जाता है। वो द सो कॉल्ड बेवकूफ भी इस शातिर से ज्यादा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, माइल्ड और कल्चर्ड है। वो लोगों के बीच जाकर सीधे बात करना भी जानता है। जनता ये तो मन ही मन जानती ही है कि वो नेक और ईमानदार है, पर क्या सरकार भी चला सकता है, इसको लेकर श्योर नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, अंदरूनी और बाहरी का सवाल वोटरों को परेशान करता है। लेकिन कभी तो अवाम ये मन बनाएगी कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो इस शख्स को और 5 साल नहीं झेल सकती है, क्योंकि देश के फ्यूचर के लिए इसके पास कोई विजन नहीं है सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। एस्पिरेशन, कॉस्मोपॉलिटन देश इस शख्स से बेहतर लीडर डिजर्व करता है, यकीनन करता है। पहले राउंड की सुस्त वोटिंग के बाद बौखलाए नेता ने मंच पर जाकर अनरिस्ट्रेन्ड तमाशा किया, यह सोचकर कि मुसलमान मुझको वोट देंगे नहीं, कम से कम अपने नए नए जागे हिंदुओं को ही उकसाकर वोट मांग लूं। लेकिन भारत सिर्फ इस न्यूली अवेकेंड हिंदुओं का ही देश नहीं है। ऐसे में यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है।
अगर इन सस्ते इल्यूशनरी क्रिएशन से किनारे पर खड़े कंफ्यूज्ड वोटर बिदक गए तो अब की बार 400 पार तो दूर, इसको बहुमत के भी लाले पड़ सकते हैं। और डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि इसको बहुमत से लटका दिया जाए। 4 गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर अटल जी की तरह राजा बाबू बनकर काम करेंगे तो सब तमाशेबाजी भूल जाएंगे और होश ठिकाने आ जाएंगे। देश के भले के लिए इनकी नकेल कसना वैसे भी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।